चलिए भाई, आज हमें एक प्यारी सी चीज को, एक प्यारी सी कहानी को पढ़ना है। और इस प्यारी सी कहानी को हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है जी। इस प्यारी सी कहानी को हम कहते हैं भाई कंजंक्शन। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे भाई, बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपने हालचाल सुनाओ, आप कहाँ से हैं भाई? आज हम आपके साथ मिलकर एक प्यारी सी चीज पढ़ेंगे। और इस प्यारी सी चीज को हम कहेंगे भाई कंजंक्शन। ठीक है। अच्छा भाई, आप लोग जरा थोड़ा सा मुझे बताएं, आपके हिसाब से ये कंजंक्शन क्या होता है? बताओ भाई, आपके हिसाब से जरा बताओ बेटे, कंजंक्शन क्या होता है? बताओ भाई। रिलेटिंग वर्ड थोड़ी होता है कंजंक्शन, कुछ भी बताओ। आपके हिसाब से कंजंक्शन क्या होता है? जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसे हम कनेक्टिंग वर्ड कहते हैं, जो दो दिलों को जोड़े। जो दो दिलों को जोड़े। ठीक है। और जो दो दिलों को जोड़ दे, उसी को हम धड़कन कहते हैं। और उसी धड़कन के साथ हम सबको जोड़ देते हैं। ठीक है। वेरी गुड। तो अधिकतर बच्चों ने बिल्कुल ठीक डेफिनेशन लिखी है, बाकी अपनी सही खोज कर रहे हैं। कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंजंक्शन कहा जाता है अ वर्ड विच कनेक्ट्स। इसी चीज को कभी कभी हम ज्वाइंट्स भी कह देते हैं, टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। एक बार डेफिनेशन लिखकर दिखाना मेरे बच्चों, कंजंक्शन की क्या होती है? एक बार डेफिनेशन लिखकर दिखाओ जरा। कंजंक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखकर दिखाओ भाई। कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन एक बहुत प्यारी प्यारी चीज होती है और जो जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। ये दो दिलों को जोड़ देता है। दिलों को नहीं जोड़े तो दो सेंटेंसेस को जोड़ देता है, दो वर्ड्स को जोड़ देता है, दो फ्रेजेस को जोड़ देता है। तुम्हें मुझसे जोड़ देता है, मुझे तुमसे जोड़ देता है, और जुड़ जुड़ के हम सबके जुड़ जुड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो जो जुड़ जाए वो अच्छा, जो ना जुड़े वो अच्छा नहीं है। ठीक है भाई। जो जुड़ जाए वो अच्छा है, जो ना जुड़े वो अच्छा नहीं है। वो अपनी मर्जी का मालिक है। ठीक है। अपना तो सीधा नियम है भाई। जो पढ़ना चाहे पढ़े, जो ना पढ़ना चाहे वो ना जुड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई। खैर, अब मोहब्बत पढ़ना शुरू करते हैं, और ये लिखा है हमारे सामने कंजंक्शन। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपके सामने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखूंगा, पहले आप अपना दिमाग लगाएं, अपनी तरफ से मेहनत करें, फिर खेल को मैं समझाऊंगा।
आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले एक बार आप दिमाग लगाएं। चलो बेटे, एक बार आप अपनी तरफ से इन सेंटेंसेस पे क्या कर सकते हैं, जरा थोड़ी सी कसरत करके दिखा दो भाई। लगाओ मेरे बच्चे। लगाओ दिमाग। काव्यास। काव्यास पता नहीं क्या नाम है, ये समझ नहीं आता भाई। शाबाश। चलिए, कर ली भाई मेहनत। आओ भाई, कहानी को समझते हैं। देखो, ये बात कुछ हद तक आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कि जो ये हमारा सेंटेंस है, ये बेसिकली जोड़ने का काम करता है भाई। ये बेसिकली जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब जोड़ने पर आए मेरे दोस्तों, तो जोड़ने पर ये सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, वर्ड्स को जोड़ सकता है, फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है। हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं इन सेंटेंसेस में, और कुछ नहीं है कहानी। अब भाई इस पहले सेंटेंस की अगर बात करते हैं, राखी डिड नॉट कम, शी वॉज इल। हमें ये समझ में आया कि इन दोनों सेंटेंसेस को सिर्फ आप बिकॉज के साथ जोड़ दो, कहानी सेट है कि नहीं? आप पढ़ के देख लो भाई, कहानी पढ़ के देख लो, सेट हो जाएगी भाई। राखी क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई बीमार थी, कहानी खत्म, ठीक है। सेकंड सेंटेंस पर अगर हम काम करते हैं, राज इज ऑनेस्ट, राज इज सिंसियर, ठीक है। आपने कहा राज इज ऑनेस्ट, और भाई एक ही जैसी बात आगे कही है, तो सिंसियर कहो, दोबारा से राज इज को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आप कहेंगे राज इज ऑनेस्ट एंड सिंसियर, ठीक है जी। जी, आपको भी शुभकामनाएं आनंद भाई, ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन 3 पर आए, लिखा है राज नोज द गर्ल, शी इज द यंगेस्ट आर्मी ऑफिसर, ठीक है जी। आप लोगों ने मेरे साथ एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ा है, जिसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, और प्रोनाउन में हम रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़े हैं, याद है भाई? हाँ है ना? रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से हमने इसे पढ़ा है, ठीक है भाई, हाँ है ना? तब रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जो कहानी हमने पढ़ी थी, उस कहानी को हम लोगों ने समझा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, यही रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। याद है? हाँ या ना में जवाब दे दो मुझे। है भाई? याद है? हाँ या ना में जवाब दे दो बस, और तो सारी बात आपको याद आ ही जाए। बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों ने यहाँ मुझे जवाब भी दिया कि सर यहाँ इस शी को हटाकर हु लिख दो, और ये भी तो अपने आप में एक रिलेटिव कंजंक्शन है। याद आया भाई? इस परिवार में हम लोगों ने कई सारे शब्दों को पढ़ा था, हु को, हुम को, हुज को, विच को, दैट को, फिर इनके इंडेफिनेट्स भी बनाए थे हम लोगों ने, हु एवर, हुम एवर, विच एवर। कुछ याद आ रहा है भाई? याद आएगा, ठीक है। जो पढ़ेगा उसे याद आएगा, और जो सिंसियर है उसे बहुत कुछ याद आएगा, ठीक है। आगे लिखा है ही इज हैप्पी, ही इज सेटिस्फाइड। आपने कहा जी ही इज को दोबारा लिखने की क्या जरूरत है? ही इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, इस कहानी को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो हाँ मेरे बच्चों, बात याद आई है भाई? लो जी, बात याद आई है तो बहुत अच्छी बात याद आई है, ये आप लोगों की पढ़ाई है कि आप लोग अपनी पिछली क्लासेस को ध्यान से याद रखते हैं। आई सैल्यूट योर एफर्ट्स।
ठीक है। पर ये जो कहानी है ना, ये कहानी आपका एग्जाम ऐसे नहीं पूछता, ठीक है ना। ये कहानी आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछता। इस कहानी को दूसरे तरीके से पूछने की कोशिश करता है, और वो दूसरा तरीका क्या है, आओ थोड़ा सा आप लोगों को रूबरू कराऊंगा। ठीक है, उस प्यार भरी बात को ना रूबरू कराता हूँ, बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। फाइन। सबसे पहली बात तो ना, हम लोग जो कहानी अब पढ़ने वाले हैं आप सभी के साथ मिलकर, इस कहानी को हम कहते हैं पेयर कंजंक्शन। इस कहानी को हम कहते हैं मेरे बच्चों पेयर कंजंक्शन। ठीक है। अच्छा भाई, आप जरा मुझे पेयर के बारे में बताओगे क्या होता है। वो मेरे बच्चों, आप लोग जरा मुझे पेयर के बारे में कुछ जानकारी देंगे, क्या होता है पेयर। मुझे लगता है पेयर नहीं होता, ये प्यार होता है जी। पेयर नहीं होता, ये मुझे लगता है प्यार होता है जी। बताओ। प्यार होता है भाई। ठीक है। अब इसे फिर पता नहीं पेयर होता क्या है जी। पेयर का मतलब कुछ तो सेट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। जोड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब जोड़ा कैसे बनेगा, हम बनाएंगे जोड़ा। पहले तो एक छोटी सी बात को समझ लो, ये जो शब्द है ना कंजंक्शन, ये दो अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर बना है कंजंक्ट। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं कन, ठीक है ना, इस अगर हम सी ओ एन की बात करते हैं, तो सी ओ एन का मतलब होता है क्या चीज, टुगेदर। जंक्ट का मतलब होता है ज्वाइन, और आयन जोड़ने की वजह से ये बन गया नाउन, यानी कि दो चीजों को इकट्ठे जुड़ाना, दो चीजों को इकट्ठे जोड़ना। ठीक है जी। बात समझ में आ गई। किसी चीज को इकट्ठे जोड़ना। सेट हो गया भाई। फाइन। कोई दिक्कत तो नहीं भाई यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हमें समझ में आ गया, जब किसी चीज को इकट्ठे लेकर आए और आपस में जोड़ दें। ठीक है। और पेयर का मतलब क्या समझ में आ गया, पेयर बनाना भी समझना पड़ेगा। पेयर का मतलब क्या होता है, चलो आप मुझे बताएं। पेयर का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताएं। मुझे तो इतना समझ में आता है प्रभु कि पेयर का मतलब क्या होता है। पेयर का मतलब मुझे तो सिर्फ इतना समझ आता है कि पेयर हम उस चीज को कहते हैं जो एक जैसे हिस्से हों, यानी कि आइडेंटिकल पार्ट्स हों। क्या हो भाई, आइडेंटिकल पार्ट्स हों। अब मेरे ये दो हाथ हैं, सुन लो भाई, मेरे ये दो हाथ हैं, ये आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। आइडेंटिकल है, एक मैं और एक तू है, और हवा में जादू है, आरज़ू बेकाबू है, रह ना जाए बात बाकी। बाकी गया भाड़ में, पहले इसको देखो, ये क्या है, आइडेंटिकल। एक के ऊपर दूसरे को चेप दें तो दिखाई नहीं देता, है कि नहीं भाई, है ना। मुझे पेयर का मतलब तो ये समझ में है, इसने मुझे ये बता दिया क्या चीज की, पेयर तो ये दब बनेंगे जब ये दोनों एक दूसरे के पास हो, यानी कि एज क्लोज एज पॉसिबल। जितना नजदीक हो उतने अच्छे हैं, है ना। जैसे भाई मैंने जो शूज पहने हैं, मैंने जो शूज पहने हैं, ये शूज अपने आप में क्या है, पेयर है। अरे हाँ ना। अब एक जूता का टुकड़ा मैं घर छोड़ आता और एक मैं आपकी क्लास में पहनकर आ जाता, तो क्या ये पेयर बनता आपको, कि क्या खाक पेयर बनता गुरुजी। पेयर बनाने के लिए इनका पास होना जरूरी है, जब तक पास नहीं तब तक आस नहीं। गुरुजी क्या बात कर रहे हो, माहौल खराब कर रहे हो सुबह सुबह। बात हमें ये समझ में आ गई, बात हमें ये समझ में आ गई, पेयर होने के लिए इनका नजदीक होना भी जरूरी है। सेट है भाई। अरे हाँ ना, पेयर होने के लिए इनका जो है ना नजदीक होना भी जरूरी है। तभी तो गाना सेट होगा ना जी, पास आए दूरियां फिर भी कम। ठीक है भाई। अब सवाल ये उठता है कि इस पेयर को बनाने का खेल जो है, हमने दो हिस्सों को समझने का काम किया, दो हिस्सों को समझने का काम किया, और हमने समझा कि ये दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स हों, दूसरी बात नजदीक हों। अब सवाल ये उठता है कि गुरुजी आप रोमांटिक बना रहे हो, मैं ऐसे ऐसे गाने गा रहे हो सुबह सुबह हम लोगों को, दर्द दिल दर्द जिगर, किसी की याद आ रही है गुरुजी, क्या प्रोग्राम बना रहे हो। तो भाई एक बात बताओ, जब इस आइडेंटिकल पार्ट्स को नजदीक लाओगे तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा, कौन किसके नजदीक आए, ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट के नजदीक आए, ये लेफ्ट का हिस्सा राइट के नजदीक आए। आप मुझे बताओ फटाफट से। बताओ बेटे। तो बात समझ में ये आती है
कि हम ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन में रिवर्स कंसीडरेशन लेते हैं कि राइट वाला पार्ट लेफ्ट को ठीक कराता है, यानी कि राइट की कंसीडरेशन ने हम लोगों को क्या करना है, राइट की कंसीडरेशन से हम लोग लेफ्ट को ठीक करते हुए चले जाते हैं। बात समझ में आ गई है ना? दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, ऐसे नहीं होता है। ये कोई मतलब फिल्म का सीन थोड़ी चल रहा है, ऐसे सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, ये कोई मजे वाली बात थोड़ी होगी भाई साहब, है? ये कोई वो माहौल थोड़ी है कि भाई साहब दोनों के दोनों मतलब एक दूसरे के बॉलीवुड में हीरो हीरोइन ही एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, पेयर कंजंक्शन में हम राइट वाली कंसीडरेशन से लेफ्ट पर जाते हैं। ठीक है? हाँ, पर ध्यान रखो भैया, तुम तो खामखा कुछ और ही बात बता रहे हो। चलो पेयर कंजंक्शन की कुछ शक्ल मिलाता हूँ मेरे बच्चों। पेयर कंजंक्शन की शक्ल देखो भाई, देखो सबसे पहला एक पेयर आपके काम आना है, उसे हम कहते हैं आइदर और। ठीक है भाई? इसे हम क्या कहते हैं? लड़का लिख रहा मालिक क्या करके मानोगे? भाई तुम्हारा मूड सेट करके मानेंगे, ठीक है ना? तुम्हारा मूड सेट करके मानेंगे, इतना पढ़ा देंगे कि भाई साहब इंग्लिश बेहोश होके तुम्हें खुद कहेगी ला मैं तुझे चिपक जाऊं, मैं तुझे खुद समझ में आ जाऊं। ठीक है? चलो भाई ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो भाई एक और चीज को समझ लेते हैं और उसे हम कहते हैं नोट ओनली बट ऑल्सो। नोट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? और इसके ठीक बाद अगर हम कहें तो और, ये चार पेयर पहले समझ लेते हैं। पहले ये चार पेयर हम समझ लेते हैं, आगे की बात बाद में समझेंगे। इन चारों की शक्ल देख लो भाई साहब, ये चारों के चारों खतरनाक शिकारी हैं हमारे, ये चारों के चारों खतरनाक शिकारी हैं हमारे, और इन्हीं के बेस पर हम बहुत प्यारी सी कहानी अब आपके साथ स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो जो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं अपनी अपनी किक मार लें और फटाफट से स्टार्ट हो जाएं। ठीक है? याद है पुराने जमाने का वो स्कूटर जिसको स्टार्ट करने के लिए उसको पहले जमीन पे लुटाया जाता था, पापा जी के पास हुआ करता था। उसे पहले जमीन पे लुटाया जाता था, फिर उसे कान मरोड़े जाते थे, फिर ऐसे ऐसे लात मार मार स्टार्ट करते थे। तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, सेंटेंस लिख रहे हैं तुम्हारे सामने। ठीक है? सेंटेंस उगल रहा हूं तुम्हारे सामने, फटाफट से ध्यान से इनको पढ़ के देखना है बस। भाई ध्यान से पढ़ना है सेंटेंसेस, और कुछ नहीं करना। ठीक है ना? सिर्फ सेंटेंसेस को पढ़ना है और कुछ नहीं करना। टेंशन नहीं लेना है, मजे से पढ़ो, आनंद लो। ठीक है भाई? भाई सेंटेंसेस को बस पढ़ के देखो ध्यान से। मम्मी बोल रही है क्या गजब है तुम्हारे सर, सॉन्ग भी सुना रहे, सॉन्ग भी सुना रहे। भैया जी कहाँ से हैं आप? और मम्मी जी को सादर प्रणाम कहना, मम्मी जी को कहना ये टीचर बड़ा अलबेला है। हाँ, और मम्मी सोच रही है कि मजे में पढ़ा रहा है तो मम्मी जी को एक बार हमारी कुछ और क्लासेस दिखाओ, मम्मी का भी इंग्लिश में इंटरेस्ट आ जाएगा। चलो भाई
पहले सेंटेंसेस पढ़ लो फटाफट से, ठीक है। पास है स्कूटर, चलता भी है। पास चला भाई, स्कूटर चला। थोड़ी मूछें बड़ी कर ले और गलियों में घूम, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मूछें बड़ी कर ले बेटे और गलियों में स्कूटर लेके घूम, और थोड़ा बड़ा चश्मा लगा। फिर सामने जब कोई आ जाए तो उसे देखकर कहना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या कहूँ। चलिए भाई, फटाफट से दिमाग लगाते हैं। आप ऊपी से हैं। वेरी गुड भाई, ऊपी, उत्तर प्रदेश। चलिए भाई, पढ़ लिए। अब कहानी को ध्यान से समझना। अब कहानी को ध्यान से समझना, कोई तकाजा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो बच्चों, पेयर कंजंक्शन के नाम पर एक छोटी सी गलतफहमी दिमाग में आती है, ठीक है। एक पेयर कंजंक्शन में गलतफहमी क्या पाली जाती है? कहा जाता है भाई आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है, और तो और है ही, ठीक है। लेकिन ये जो सवाल है ना, ये परेशान नहीं करने वाला, क्योंकि ये लगभग हर बच्चे को पता है, ठीक है ना। कहानी क्या है? कहानी थोड़ी सी दूर है। और कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये जो हमारे सामने ब्लैंक्स लिखे हुए हैं ना, ये जो हमारे सामने ब्लैंक्स लिखे हुए ना भाई, ये ब्लैंक्स हमें डैमेज करते हैं, ठीक है भाई। हर्ष बेटे, जब समझा रहे हो ना तब समझ लेना, बाद में तुम्हारे जैसे बच्चे बहुत रोते हैं मेरी क्लास में कि जी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, आप अपने लिए, अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। टीचर समझा रहा है, ये आंसर बनाने पे लग रहा है, ये अपने आप को समझदार घोषित कर रहा है, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। इन दोनों के दोनों ब्लैंक्स को अगर हम ध्यान से समझें, ये दोनों ब्लैंक्स ही पेयर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। ये दोनों ब्लैंक्स ही पेयर बनाने का काम करते हैं। और पेयर कैसे बनाने का काम करते हैं कि अगर एक इस ब्लैंक में हमें नाउन लिखा मिलता है तो दूसरे में हम नाउन को ही यूज करते हैं, क्योंकि नाउन इक्विवेलेंट है प्रोनाउन के, तो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, दोनों एक ही जगह काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम समझने का काम करते हैं। अगर इस लिखे हुए ब्लैंक में हम लोगों को लिखी हुई नजर आती है वर्ब, तो भाई दूसरे ब्लैंक में भी हम लोगों को क्या चाहिए? वर्ब। अगर इस वाले पार्ट में हमें लिखा हुआ मिलता है एडजेक्टिव, तो दूसरे में भी चाहिए एडजेक्टिव। और इस लिखे हुए पार्ट में अगर लिखा मिला एडवर्ब, तो दूसरे में भी क्या चाहिए? एडवर्ब। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये जो हमारे सामने है, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स नहीं हैं, ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दे रहे हैं। किसकी जानकारी दे रहे हैं? आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब समझ में क्या आया? इसका मतलब हमें समझ में आया कि पेयर कंजंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिकल देखना है, दूसरी बात दोनों को नजदीक लाना है, और कंसीडरेशन रिवर्स, यानी कि राइट पार्ट को देखकर लेफ्ट, राइट पार्ट को देखकर लेफ्ट की कंसीडरेशन ठीक करनी है। देखिए, इस पहले सवाल की बात करते हैं। रमेश इज गोइंग और निकिता, इस और वाले पार्ट के साथ ये जो निकिता लिखा है, ये भाई नाउन हुआ। क्या हुआ? नाउन हुआ। अगर हम ध्यान से समझते हैं तो इस पेयर को नाउन के साथ जोड़ना है, गोइंग वर्ब इज वर्ब, यहाँ लिखा रमेश, तो यानी कि ये जो कहानी है किसके नजदीक होनी चाहिए? रमेश। इसीलिए सेंटेंस लिखा जाना चाहिए रमेश और उसके बाद आप लिखेंगे निकिता इज गोइंग। मेरे भाई, पहली बात समझ में आ गई? अरे बोलो हाँ। पहली बात समझ में आ गई? अगर पहली बात समझ में आ गई तो दूसरी बात भी जल्दी ही समझ में आएगी। लिखा है आइदर तरुण इज हैप्पी और एक्साइटेड, इस और के साथ ये लिखा हुआ एक्साइटेड नजर आ रहा है। एक्साइटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से एडजेक्टिव बना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से एडजेक्टिव बना, है ना। अब अगर ये एडजेक्टिव बना तो हमें समझ आया यह आइदर किसके साथ लिखा है? तरुण के साथ। तरुण तो अपने आप में एक नाउन है, तो इस आइदर को यहाँ ना होकर किसके पास होना चाहिए? एडजेक्टिव के पास। तो हमारा सेंटेंस बन गया क्या चीज? तरुण इज, उसके बाद हम लिखेंगे क्या? आइदर हैप्पी, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्साइटेड। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ गई? आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल है। किस चीज का खेल है? आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का खेल है। बात समझ में आ गई? बात अगर समझ में आ गई तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनाएं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बनाएं, आगे मत भागना, ठीक है ना जी। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। लगाओ दिमाग, बनाओ मेहनत।
अरमान ऐसे बनाओ आंसर फटाफट से। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? क्वेश्चन एग्जाम में उड़ते हुए आएगा, ऐसे। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे उड़ता हुआ आएगा बेटा। ठीक है, बस आपको ना नीचे खड़े होना और ऐसे तीर लेके उस क्वेश्चन को तीर मारना है। ठीक है बेटे? एग्जाम में ये क्वेश्चन एग्जाम में ही तो आएंगे, और किस में आएंगे? बड़े मूर्ख इंसान हो यार, कहाँ से लाते हो तुम इतनी अच्छी सोच बेटे? है बेटे? लॉजिक समझाओ तो समझना नहीं है, क्वेश्चन कराओ तो सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, फिर बैठ के रोना शुरू करते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बन रहे, बताओ क्या करूं। ये कॉकरोच का जूस पिलाएंगे? फर्जी बात करने वाले, नहीं कब सुधरेंगे यार। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर बनाया। आपने आंसर क्या बनाया? इधर देखा, नूर के साथ ये हर फ्रेंड्स जो लिखा है वो नाउन है ना? इस सेंटेंस में नाउन की जगह ये प्रोनाउन है, तो पेयर बनाना समझ में आ गया। पेयर बनाने के लिए नीदर कहाँ लिखा होना चाहिए? शी के पास, है ना? कहाँ लिखा होना चाहिए? शी के पास। तो भाई हमने इस सेंटेंस को करेक्ट लिखने की कोशिश की और ये हुआ नीदर शी। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा नूर हर फ्रेंड्स, लिख दिया भाई। अरे हाँ ना, अब सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ पर क्या लिखूं, इज लिखूं या आर लिखूं? यहाँ पर सवाल उठता है मेरे मन में, इज लिखूं या आर लिखूं? ये सवाल मेरे को परेशान कर रहा है। ये सवाल मेरे को परेशान कर रहा है। यही सवाल इससे पहले आपके मन में आया या नहीं आया मैं नहीं जानता। यहाँ पर भी तो कहानी थी कि ये इज क्यों यूज हुआ? रमेश की वजह से यूज हुआ, निकिता की वजह से यूज हुआ, या बात दो में से एक की है इसलिए यूज हुआ? बताओ भाई। यही कंफ्यूजन पहले क्वेश्चन में भी थी। सोचकर मुझे ध्यान से समझकर बताएं, यहाँ इज किसकी वजह से यूज हुआ? रमेश की वजह से यूज हुआ, निकिता की वजह से यूज हुआ, या बात दो में से एक की है? आप बताओ। आपके दिमाग में ये सवाल आया या नहीं आया मैं नहीं जानता। बात में गड़बड़ है ना? अब इस बात की गड़बड़ कैसे इलाज निकलेगी, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। और यहां से हमारा फोर्थ पॉइंट समझ में आता है। और वो फोर्थ पॉइंट क्या है? कि जो हेल्पिंग वर्ब का अग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी ये चीज बताई जाती है। जो हेल्पिंग वर्ब का जो अग्रीमेंट है वो अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग होता है भाई, agrees with the nearest subject। ये जो इसके नजदीक है उसी सब्जेक्ट की वजह, उसी सब्जेक्ट के कारण इसे अग्रीमेंट मिलता है। यानी कि इस इज का जो अग्रीमेंट है वो किसकी वजह से मिला? निकिता की, जो इसके नजदीक है। तो भाई यहाँ पर नूर के साथ ये जो हर फ्रेंड्स लिखा है इसी की वजह से अग्रीमेंट हमने आर को चुना। बात समझ में आ गया भाई? है ना? बात समझ में आ गया ना? बात क्लियर है भाई? ओके। तो बात अपनी क्लियर है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। ठीक है, अब आप मेरी तरफ से पूरे फ्री हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सिक्स और क्वेश्चन सेवंथ, इन चारों के आंसर्स बनाओ, लगाओ दिमाग, आनंद पाओ। आनंद का नाम नहीं लेंगे क्योंकि आनंद अपनी हरकतों से बर्बाद है।
चले बेटे आगे लेके कहानी। आ गया जी दिमाग में सारी चीज। अब देखो ये चारों सवाल बहुत प्यारे हैं। चारों सवाल बहुत प्यारे हैं। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बना रहा हूँ। आई के अकॉर्डिंग हमने एम को यूज किया, यू के अकॉर्डिंग हमने आर का यूज किया। खत्म बात, इजी हो गया। रानी हैज नीदर कॉल्ड, क्या लिखा है, और उसके बाद नोर मी। इस सवाल को ध्यान से समझना, यहाँ आउट हो सकते हैं आप। भाई नोर के साथ प्रोनाउन है तो नीदर के साथ भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। हमने सबसे पहले उठाकर रखने का काम किया, नीदर रानी, ठीक है जी। उसके बाद लिखा नूर, क्योंकि हम इस नूर को इस मी के साथ उठाकर सब्जेक्ट के साथ जोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में किस में जाएगा भाई, सब्जेक्टिव केस में जाएगा। किस में जाएगा भाई, अगर सब्जेक्ट के पास आ गया है तो सब्जेक्टिव केस में तो आएगा। अब अगर ये सब्जेक्टिव केस में आ गया है तो सब्जेक्टिव केस की वजह से क्या करोगे, आई की वजह से, हैज नहीं, क्या यूज करोगे, हैव, और उसके बाद आपने क्या लिखा, कॉल्ड। ठीक है भाई, बात समझ गए। अगली क्वेश्चन पर काम करते हैं। ही नॉट ओनली वर्क्स हेयर बट ऑल्सो इन अ फर्म। यहाँ बट ऑल्सो के बाद इन अ फर्म मुझे वेयर का आंसर दे रहा है, यानी कि ये पूरा एडवर्बियल है। ठीक है, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस है। और इस हेयर को समझे तो ये भी वेयर का आंसर देने वाली एडवर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझ में आया, ही वर्क्स, और उसके बाद हम लिखेंगे नॉट ओनली हेयर, उसके बाद हम लिखेंगे बट ऑल्सो इन अ फर्म। एक बार पढ़ के देखो बेटे, बात समझ में आ गई। पढ़ के देखो बेटे, बात समझ में आ गई। हाँ है ना। आपके एग्जाम्स में पेयर कंजंक्शन का ये खेल पूछा जाता है। क्लियर है बेटा। चलिए, यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। सो नाइस। चलिए अब आपको थोड़ा सा अच्छी बॉल खिलाता हूँ, सोच के खेलने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके सामने फिर से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, दिमाग लगाएंगे भाई। ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है, ध्यान से पढ़ो और समझो। ठीक है जी। चलो भाई, अब इन 4 सवालों पे थोड़ी मेहनत करके दिखाओ। ठीक है ना। गुगली बॉल है, संभल के खेलना, और विकेट 100% गिरेगी, गारंटी है अपनी। ठीक है भाई, विकेट 100% गिरेगी, गारंटी है हमारी।
अरे बिल्कुल सिंपल बात है, समझ में आई बात। देखो हमारे यहाँ पर इस लिखे सेंटेंस में रमेश एक नाउन है, निकिता एक नाउन है, दोनों नाउन को एक दूसरे के नजदीक, दोनों नाउन को एक दूसरे के नजदीक ला दिया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच दो ही हैं तो आसानी से उनको एक दूसरे के पास हम बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। दो नाउन है एक दूसरे के पास बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एक्साइटेड एक एडजेक्टिव है, हैप्पी एक एडजेक्टिव, दोनों को एक दूसरे के पास बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ कहानी क्या है, इस लिखे हुए सेंटेंस में देम अपने आप में एक प्रोनाउन है। क्या है भाई, देम अपने आप में एक प्रोनाउन है। फाइन। अगर हम कहें वर्क नाउन है, सारिका नाउन है, तो यहाँ पर हमें इस लिखे हुए सेंटेंस के मीनिंग को भी समझना होगा। यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस के मीनिंग को भी समझना होगा कि सेंटेंस का जो ये मीनिंग है वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। सारिका हैज डन हर वर्क और देम, तो भाई साहब करने वाला तो सिर्फ काम ही है, और काम करने वाला या तो सारिका होगा या देम होगा। इसका मतलब हम लोगों को सेंटेंस के अंदर सारिका और देम को जब सब्जेक्ट के पास लाओगे तो ये सब्जेक्टिव केस बनेगा, और इसी दे की वजह से हमने लिखा हैव, और आगे हम लोगों ने लिखा डन। और यहाँ इस दे को सब्जेक्ट बनाया, इसी की वजह से डन हैव के साथ लिखा, तो दे के अकॉर्डिंग ही इस हर को हटाकर हम देयर वर्क लिखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आई बेटे, बात समझ में आई बेटा। ठीक है जी। तो पहले सेंटेंस में और तो सारा प्रोग्राम सेट कर दिया होगा आप लोगों ने, लेकिन यहाँ इस हर को देयर, आप इस बात को फिर से ध्यान से समझें। आपके लिखे हुए सेंटेंस का वास्तविक सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लॉजिक है भाई। दे आपका सब्जेक्ट है जिसके अनुसार आपने हैव को यूज किया, तो इसी दे के अनुसार आपको क्या यूज करना पड़ा, देयर। हाँ भाई, पहली बॉल पे किस किस की विकेट गिरा दी भाई, पहली बॉल पर किस किस की विकेट गिर गई भाई, बताओ जरा, शक्ल दिखाओ, हाजिर हो। पहली बॉल पे ही कई विकेट उड़ा दी होंगी। यही अपना स्टाइल है भाई, तेरे भाई जैसा कोई हार्ड इच नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन में विकेट गिरा दिए भाई, मेरे को मजा आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा मैं तेरे को दिखा रहा है, दूसरे क्वेश्चन पे भी विकेट गिरेगा, मैं छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं छोड़ेगा नहीं। ठीक। क्वेश्चन टू पर दिमाग लगाने का ही, ए बिडू लोग, क्वेश्चन टू पर दिमाग लगाने का ही, इधर देखने का। लिखा है शी इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर। दूसरा क्वेश्चन अपन के साथ गुगली खेल रेला है, कहता है बट ऑल्सो के साथ ये पूरा पिलोग्राम नाउन है। अरे बोलने का, ए पंटर लोग, जल्दी बोलने का ही, यो यो कर रेला आनंद भाई, ध्यान से देखने का है, यहाँ पर फिर विकेट गिराएगा, माइक छोड़ेगा नहीं। एक इधर हमारे सामने क्या ही, बट ऑल्सो के साथ ये पूरा पिलोग्राम नाउन ने निकाय, नाउन ने तो कोई बात नहीं। इस नोट ओनली के साथ अगर मैं देखे तो इधर ये भी सारा पिलोग्राम नाउन ही होने का है। ये ससुरे दोनों नाउन है, दोनों पास बैठे हैं, तो अपन लगता है इस दूसरा सेंटेंस ठीक है, अपन को लगता है दूसरा सेंटेंस ठीक है कि नहीं। लेकिन बेटे दूसरा सेंटेंस लोचा, कैसे लोचा, मैं इसका जब मीनिंग समझाई ससुर में कान फाड़ दिया। जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ा तो हमारा कान से धुआं निकला भाई, हमारा कान फट गया। सेंटेंस का लिखा है शी इज नॉट ओनली अ टीचर, वो एक टीचर ही नहीं बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर, अपनी फ्रेंड की मम्मी भी है। ई ससुर ए रिश्ता क्या कहलाता है, ये ससुरे रिश्ता क्या कहलाता है कि वो एक टीचर ही नहीं बल्कि अपनी फ्रेंड की मम्मी भी है। इंडिया में वैलिड नहीं हुआ है कि आप अपनी फ्रेंड की मम्मी भी बन जाए, इंडिया में वैलिड नहीं हुआ है, अमेरिका में होता तो चल जाता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग डैमेज हो गया। ठीक है भाई, इसका मतलब सेंटेंस का मीनिंग डैमेज हो गया, है कि नहीं। तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम ध्यान से समझें तो भाई इसकी अरेंजमेंट यहां ना होकर इस नोट ओनली की अरेंजमेंट शी के पास लेकर आए हम, और सेंटेंस क्या बना मेरे बच्चों, नॉट ओनली शी। अब इस बट ऑल्सो वाले पूरे फ्रेज को, अब इस बट ऑल्सो वाले पूरे के पूरे इस फ्रेज को यहां से उठाकर आप लेकर आए इसके नजदीक। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब इस मदर के अकॉर्डिंग आपने आगे लिखा इज अ टीचर। बेटे बात समझ में आ गई, बेटे बात समझ में आ गई, सेट हो गया कि नहीं होगा।
बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो गई। फाइन, तो सेंटेंस अब अपने पास से क्या करेक्ट बना, नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स मदर इज अ टीचर। ठीक है भाई, बात क्लियर हो गई। तो कभी कभी हमारे सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच दो से ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो दो से ज्यादा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें देखने को मिलते हैं, हमें उसके मीनिंग पर भी फोकस्ड होना पड़ता है। ठीक है भाई, हमें उसके मीनिंग पर भी फोकस्ड होना पड़ता है। बिना मीनिंग को समझे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आओ अगली कहानी को देखते हैं। इससे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में क्या हुआ, इससे पहले ऊपर वाले सेंटेंस में और इससे पहले जो ये हमने जितने भी सेंटेंसेस पढ़े, ये सारे के सारे सेंटेंसेस क्या हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस, मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे एक ही सेंटेंस को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही सेंटेंस के अंदर कहीं वर्ब है, कहीं एडजेक्टिव है, कहीं नाउन है, कहीं प्रोनाउन है, कहीं एडवर्ब है, उन्हीं को आपस में जोड़ रहे हैं। लेकिन जब हमने मेरे दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़कर देखा, तो यहाँ दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, और दो अलग अलग सेंटेंसेस क्या है, शी राइट्स ब्यूटीफुल पोएम्स, और दूसरा सेंटेंस क्या है, हर सिस्टर पब्लिशेस देम। यहाँ क्या है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अरे हाँ ना, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, एक तरफ उस वो पोयम लिखती है और दूसरी तरफ उसकी पोयम उन्हें पब्लिश करती है, तो दो अलग सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है। तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जब जोड़ा जा रहा है, तो ध्यान रखना, इस बट को और ऑल्सो को हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम बट ऑल्सो को स्प्लिट कर सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। अब हमें कहानी समझ आई, नोट ओनली वर्ब के साथ नहीं होनी चाहिए, दो अलग अलग सेंटेंसेस है भाई, वर्ब के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम को अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक नाउन है ना मेरे बच्चों, हाँ है ना, तो भाई इस नोट ओनली को नाउन या प्रोनाउन के साथ होना चाहिए। नाउन या प्रोनाउन के साथ होना चाहिए, तो हमने इसके सेंटेंस की शुरुआत में लिख दिया है किस चीज को, नोट ओनली को। अरे हाँ है ना, जब हमने इस नोट को देखा तो नेगेटिव हुआ, और ओनली सेंटेंस की शुरुआत में आया तो एडवर्ब बना। अरे बोलो हाँ, जब नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आती है मेरे बच्चों, जब नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आती है, तो क्या होता है वो, इन्फेक्शन नहीं, इंजेक्शन, कुछ होता है ना, वो क्या बोलते हैं, जब एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आती है, तो सेंटेंस में होता है, मुझे लगता है इन्फेक्शन हो जाता, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन, जब इंजेक्शन, भूल गया फिर से क्या होता है, अबे बता दो नालायको। मैं भूल जाता हूँ, तुम्हें तो याद रहता है, तुम तो फिर भी रिवीजन करते हो, पढ़ते हो, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ, गधा हूँ। क्या होता है भाई मयंक, बिल्कुल ठीक कहा, इन्वर्जन होता है। याद आ गया भाई, तो यहाँ इन्वर्जन का लॉजिक लग गया। इन्वर्जन होने की वजह से यहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट ने हेल्पिंग वर्ब को दे दिया है सबसे पहले आगे। ठीक है जी, नॉट ओनली डज, और उसके बाद आपने लिखा शी, और उसके बाद लिखा राइट, बाकी का ये सारा का सारा सेंटेंस एज इट इज रहना, इसको नहीं छेड़ेंगे। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई भाई, मजा आ रहा है भाई, है ना। अब ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्वर्जन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक ही सेंटेंस है। मैंने क्या कहा, एक ही सेंटेंस है। क्वेश्चन 3 में इन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी, अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस नोट ओनली से जोड़े जाते हैं, तब इन्वर्जन होना संभव है। बात समझ में आ गई, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है पंटर लोग। अगर मजा आ रहा है, बात समझ में आ रही है, तो क्वेश्चन 4 बना के दिखाने का, चलिए बाबा, क्वेश्चन 4, चलो भाई। शाबाश, बनाओ।
शाबाश, बना लिए बेटे। तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है ना जी। आप लोगों ने क्या चीज को ध्यान से देखना और समझने का काम किया? सर यहाँ पर एक नहीं दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इंडिया नॉट ओनली डेवलप्स हर इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अगर मैं अपनी मातृभूमि की बात कर रहा हूँ, नाउन में बताया गया था, तो अपनी मातृभूमि के लिए मुझे प्रोनाउन शी का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं किसी और देश का नाम लिख रहा हूं तो उसके लिए इट का यूज करना पड़ेगा। आगे लिखा बट द वर्ल्ड ऑल्सो कोऑपरेट्स, दो अलग सेंटेंसेस हैं, तो बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंस का लॉजिक लगा के चलेंगे बेटे। और सेंटेंस की शुरुआत में आप क्या लिखेंगे? नोट ओनली लिखेंगे। उसके बाद आप लोग यहां से लेकर आए अपनी हेल्पिंग वर्ब, और क्या लिखा भाई आपने? डज, उसके बाद इंडिया डेवलप, बाकी का ये पूरा पूरा सेंटेंस एज इट इज। कोई दिक्कत नहीं भाई? फाइन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? बेटे अपने देश के लिए आप यूज करते हैं तो अपनी देश को मदरलैंड कहा जाता है, मातृभूमि कहा जाता है, और मदरलैंड के लहजे से ही हम लोगों को शी प्रोनाउन यूज करना पड़ता है। ठीक है भाई, नाउन में पढ़ाया गया था, कोई बात नहीं, भूल जाना आपका कर्म है। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई भाई? ओके गाइस, आओ थोड़ी कहानी आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी कहानी आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से समझने की। लो भाई मेरे प्यारे शिकारियों, आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे हैं। आपके सामने चार सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले इन चार सेंटेंसेस पर थोड़ा सा दिमाग लगा, कृपया अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें।
ठीक है, आओ भाई अब कहानी शुरू करते हैं। आओ भाई कहानी को समझते हैं। देखो बेटे, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में, इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में क्या कहानी है ये ध्यान से समझ करते हैं। इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में एक कहानी है, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 PM to 4 PM। हमें पेयर बनाना सीखना होगा। हम्म? हमें इन लिखे हुए सेंटेंसेस में पेयर बनाना सीखना होगा। पेयर कैसे बनता है, ठीक है जी। देखो भाई, सबसे पहली बात क्या हैगी भाई, ध्यान से समझना। बिटवीन के साथ हम एंड का यूज करना सीख गए, ठीक है। इसी तरीके से एक और पेयर हम लोगों को बनाना है, फ्रॉम के साथ हम टू का पेयर बनाना सीख गए। इसी तरीके से हम लोगों को भाई फ्रॉम के साथ टिल का पेयर बनाना सीख गए, ठीक है जी। ये पेयर बनाना हमें सीखना है, ठीक है। फाइन। अब इनका पेयर बनाकर क्या समझना है, ठीक है, इनका पेयर बनाकर हमें क्या समझना है, ठीक है। अब इस सारे पेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये जो दो ब्लैंक्स हमारे सामने हैं, इन दो ब्लैंक्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर हम समय को बताने वाली कोई भी चीज कर सकते हैं। समय को बताने वाली कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, डे का, डेट का, टाइम का, ईयर का, मंथ का, चाहे कुछ भी, ठीक है जी। फाइन। ये तो हो गई पहली बात हमारी, ठीक। हम टाइम की जगह इसी के साथ प्लेस का भी जिक्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम के साथ टू भी बिल्कुल यही कहानी है कि हम इसके साथ टाइम का भी जिक्र कर सकते हैं और प्लेस का भी जिक्र कर सकते हैं। अब आता है फ्रॉम के साथ टिल, ठीक है। जब फ्रॉम के साथ हम टिल का यूज करते हैं तो इसके साथ हम सिर्फ और सिर्फ टाइम को यूज करते हैं, प्लेस का जिक्र नहीं करते, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और उठेगा कि गुरुजी, जब बिटवीन एंड फ्रॉम टू दोनों एक ही जैसे हैं तो इनमें कोई फर्क? बिल्कुल फर्क है। बिटवीन एंड के साथ हम तब यूज करते हैं जब यहाँ पर जब यहाँ पर दोनों चीजें जो भी बताई जा रही हैं वो स्टैटिक हो, स्थित हो, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं। जबकि फ्रॉम और टू के साथ हम लोग तब यूज करते हैं जब इनके बीच एक मोशन हो। अब ऐसा क्या वजह है, ये हमें प्रेपोजिशन बताएगा। इसकी क्या वजह है, ये हमें प्रेपोजिशन बताएगा, ठीक है बच्चों। अब कहानी को ध्यान से समझते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड बिटवीन 2 PM to 4 PM। जब दुकान बंद ही रहनी है तो बंद रहने का मतलब इसमें कोई मूवमेंट या मोशन वाली तो कोई बात नहीं। बंद रहनी है तो बंद के हिसाब से बिटवीन के साथ हम लोगों को क्या यूज करना पड़ा, एंड का यूज करना पड़ा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके। आगे लिखा हुआ है हमारे सामने, फ्रॉम अंबाला दे वेंट बाय कार टू पंजाब। और तो सारी बात ठीक है, बस पास नहीं है। क्या पास नहीं है? इस फ्रॉम अंबाला को यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखना होगा, ठीक है भाई। बाकी अपनी जगह बिल्कुल सही है। जब कोई गया है तो मूवमेंट है, तो फ्रॉम के साथ टू का पेयर अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है बेटे। बात समझ में आ गई? हाँ है ना। अब भाई क्वेश्चन इस पर और क्वेश्चन इस पर आप दिमाग लगाएं, क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ का क्या आंसर आप बनाएंगे, लगाओ जरा दिमाग। क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ का आंसर क्या बनाएंगे, दिमाग लगाओ, मैं उधर खड़ा हूं। दोनों के आंसर्स बनाकर दिखाओ बेटा। तो दोनों का आंसर जब आप बनाना चाहें तो कैसे बना भाई, श्रेया वर्कड हेयर फ्रॉम 2010 टिल 2015। फ्रॉम के साथ हम समय और टिल के साथ हम समय बता सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। वैसे पढ़ने वाले बच्चों ने इसमें जानबूझकर टिल की जगह टू लिख दिया होगा। अरे भाई, टिल हम समय की जानकारी के लिए यूज करते हैं, ये अपने आप में पहले से ही ठीक है, इसे जानबूझ के ठीक ना करें। अगला सवाल लिखा है, निकी इज सिटिंग फ्रॉम नीतू टू प्रिया। अरे भाई साहब, बैठी ही है अगर, तो फ्रॉम टू नहीं, हम इसके पेयर की बात अगर करें तो हम इसके लिए बिटवीन एंड का जिक्र, ठीक है भाई। फाइन, क्लियर। यहाँ तक बात अपनी जगह क्लियर है बेटा? पहले यहाँ तक की बात मुझे बताओ, यहाँ तक की बात अपनी जगह क्लियर है भाई? ओ मेरे बच्चों,
बात अपनी क्लियर है, हाँ या ना? चलो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आओ थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं। चलो मैं आपके सामने 3 बातें लिखूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करना। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है भाई, इसकी हिंदी बता दो बस, और कुछ नहीं। मैंने आपके सामने जो सेंटेंस लिखा है इसकी थोड़ी सी हिंदी बता दो। चलो बनाओ भाई, इस सेंटेंस की हिंदी बता दो। लगाओ भाई, पहले सेंटेंस की हिंदी बतानी और कुछ नहीं करना। बहुत बढ़िया बेटे। तो आपने इसकी जो हिंदी बताई है, अब हिंदी पूरी तो नहीं, मैं थोड़ी सी हिंदी आपके साथ समझूंगा। बिकॉज ही केम लेट देयर फॉर हिज फादर वुड स्कोल्ड मी। चलो यहाँ मी की जगह हिम लिख देता हूँ, ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। अब देखो, इसकी अगर हिंदी आप लोग समझ रहे हैं तो मैं हिंदी बता देता हूँ। ठीक है ना जी? अब ध्यान से समझना मेरे, बहुत प्यार से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये लॉजिक, ध्यान से समझना। हिंदी निकालते हैं हम, तो हिंदी निकालते वक्त हमें समझ आया क्या चीज? क्योंकि वह देरी से आया, इसीलिए उसके पिता ने उसे डांटा। भाई यही है ना? क्योंकि वह देरी से आया, इसीलिए उसके पिता ने उसे डांटा। बेटे मेरी हिंदी ठीक है? मेरे बच्चों बताना जरा, मेरी हिंदी ठीक बताई मैंने? मैंने हिंदी ठीक बताई बेटा? शाबाश बेटा, हिंदी बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? है जी? हाँ। अब कहानी समझते हैं, देखो। अब एक पुरानी बात याद करते हैं। बचपन में मैं जब स्टूडेंट था, तो उस समय मुझे टीचर ने आंसर बनाना सिखाया। मुझसे टीचर ने सवाल पूछा, वाई डिड रामा किल रावणा। उसे टीचर ने पूछा ये सवाल, वाई डिड रामा किल रावणा। ठीक है? तो भाई जब इस सवाल का जवाब मैं देता था, मेरे बच्चों, जब मैं इस सवाल का जवाब देता था, तो सवाल का जवाब मैं देता था क्या चीज? बिकॉज रावण abducted सीता। ठीक, एबडक्टेड का मतलब होता है किसी को बल के आधार पर उठा ले जाना। ठीक है जी? अब इस सवाल की अगर मैं बात करता हूँ, सवाल की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या है? टीचर ने मुझे डांटा कि बेटे कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से नहीं बनाते।
टीचर ने मुझे ये कहकर समझाया कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से शुरू नहीं करते। मैंने पूछा क्यों? तो टीचर ने समझाया, बेटे कारण बताने से पहले वो वाक्य तो बताओ जिसका वो कारण है। कारण बताने से पहले वो बात तो बताओ जिसका वो कारण है। तो बात हमें क्या समझ में आई? यानी कि इस रीजन को बताने से पहले स्टेटमेंट लानी पड़ेगी, और यहां से स्टेटमेंट मैंने उठाकर लिखी, क्या चीज? रामा किल्ड रावणा, और इसी रावण को रिपीट करने की जगह यहाँ प्रोनाउन ही का यूज किया। हाँ बच्चों, ऐसे ही आप लोगों को भी सिखाया गया था, है कि नहीं? ऐसा ही आप लोगों को सिखाया गया था। अब इस बात से मुझे ये समझ में आया, इस बात से मुझे ये समझ में आया कि कायदे से होना क्या चाहिए? कायदे से ये होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ पूरा का पूरा सेंटेंस है, ये होना चाहिए भाई पहले। अरे हाँ है ना? और ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ना, ये लिखा हुआ सेंटेंस होना चाहिए कायदे से इसके बाद। तो एक बार देखना मेरे बच्चों, क्या ये सेंटेंस मैंने ठीक लिखा? पढ़कर देखो। बेटे दिमाग लगा के बताओ, क्या ये सेंटेंस ठीक लिखा है या इसमें कोई परेशानी है जिसे आप ठीक कर सकते हैं? बताओ। आप कहोगे सर यहाँ तो अब मुझे ये लग रहा है कि इस लिखे हुए सेंटेंस को जब आपने ऐसे लिखा तो मुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ इस लिखे हुए सेंटेंस में देयरफॉर की जरूरत तो है नहीं। अरे हाँ है ना? बात क्या समझ में आई? ट्रांसलेट करते हैं तो ये जचता है, लेकिन अगर अंग्रेजी की तरह समझें तो ट्रांसलेशन फेल हो गई। हाँ है ना? अब इस बात में हमें क्या समझ में आ गया बेटा? इस बात में हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। देखो मेरे शब्द को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर हम पहले वाले सेंटेंस को बाद में, बाद वाले सेंटेंस को पहले अगर हम रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो इन सेंटेंसेस को अगर रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो इन्हें अलग करने के लिए हमें किसी भी पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कोमा लगाने की जरूरत है। इन्हें अलग करने के लिए हमें किसी पेयर कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक छोटा सा कोमा लगाकर चलते हैं। बात समझ में आ गई? इसे हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और रीऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि जब भी दो सेंटेंसेस को पहले वाले को बाद में, बाद वाले को पहले अगर हम लिखते हैं तो इसकी जगह हम लोगों को किसी भी तरह के कंजंक्शन को लिखने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोमा लगाने की बात काफी है। तो बस यही नियम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि सेंटेंस के साथ अगर हम लोगों को बिकॉज, एज या सिंस अगर लिखा मिल जाता है तो इन दोनों सेंटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए, स्प्लिट का मतलब होता है अलग करने के लिए, हम यूज करते हैं इनके लिए क्या चीज? देयरफॉर, सो, या फिर हम इसी की जगह कभी कभी लिखा हुआ देखते हैं हेंस। तो मेरे बच्चों समझ के चलिएगा, ये सभी के सभी शब्द अपने आप में सुपरफ्लूअस हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं, क्योंकि इन सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ठीक है, इन सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है, इसीलिए रीऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ? इन सेंटेंसेस को हम कॉमा से अलग कर सकते हैं। तो बेटे लिखे हुए इस माहौल के हिसाब से जो पहला सेंटेंस है, यहाँ इस देयरफॉर की हमें जरूरत नहीं है, यहाँ इस देयरफॉर की हमें जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कोमा लगाना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं? अब हिंदी तो इसकी जचती है कि क्योंकि तुम देरी से आए इसीलिए तुम्हें पिता ने डांटा, तो वो बात हिंदी की नहीं, हमें तो इंग्लिश में कहानी समझनी है। इसी तरह से एज से लिखे हुए सेंटेंस में हम सो नहीं, सिर्फ एक छोटा सा कॉमा लगाकर स्प्लिट करेंगे। इसी तरह से सिंस के साथ लिखे हुए सेंटेंस में हम हेंस ना लगाकर एक छोटा सा कॉमा लगाकर इसे स्प्लिट करेंगे। आपको ये जो एक्सपेरिमेंट कराया गया है, ठीक है, आपको ये जो एक्सपेरिमेंट कराया गया है, ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ सेंटेंस को समझने के लिए। आपको यहाँ देयरफॉर अगर नहीं लिखना तो भैया कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है समझने के लिए, आपको सच में ऐसा करना नहीं है। ये तो एक सिर्फ एक्सपेरिमेंट था बातचीत को, कहानी को समझने के लिए।
ठीक है बेटे, यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई? बिल्कुल अलीशा जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई। तो जी आप एक काम करो मेरे बच्चों, आज पहले यहाँ तक की कहानी को अच्छे से पढ़कर आए, फिर कहानी को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, कंजंक्शन का बेस तैयार किया, पेयर कंजंक्शन की लड़ाई शुरू की, पेयर कंजंक्शन के हसीन सवाल, और फिर प्यारी प्यारी बात, और ये एक बचपन की गलती जो सुधारी हमने, और वजह हमें समझ में आई। इसकी वजह है क्या चीज? इसकी वजह है रीऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ से हमारा लॉजिक तैयार है। ठीक है बच्चों, आज पहले यहाँ तक की अच्छी से बात को पढ़ के आए, फिर माहौल बनाएंगे अगली क्लास में। इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है, इज माई पॉइंट क्लियर? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करें। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉड ब्लेस।